हेलो दोस्तों, दीपक शर्मा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो घटना हमें हमारे एक सब्सक्राइबर हिमांशु पाठक जी ने हमारे साथ शेयर की थी। ये घटना बहुत ही भयानक और डरा देने वाली है, इसलिए इस घटना को आप पूरा ज़रूर सुनें। दोस्तों, हिमांशु का परिवार मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाला। उनके परिवार में उनके माता पिता हिमांशु खुद और उनके छोटे भाई अमन रहते हैं। 4 लोगों का एक हंसता खेलता परिवार हिमांशु जी का था। हिमांशु ग्रेजुएशन कर रहे थे अभी, और उनका छोटा भाई अमन अभी 12th क्लास में था। जिस साल की यह घटना है उसी साल अमन ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। एग्ज़ाम का देने के बाद वो अपने परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही हिमांशु भी अपने सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम देने के बाद 3rd ईयर में जाने का वेट कर रहे थे। 12वीं की एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट तक के इंतज़ार के बीच का जो समय था वो काफ़ी लंबा था। उस समय अमन रात रात भर अपने दोस्तों के साथ घूमता और देर रात लगभग 3-4 बजे अपने घर वापस लौटता। कई बार घर वालों ने उसे समझाया भी कि ये सब ठीक नहीं है, मगर अमन हमेशा यही कहता कि बस मेरे दोस्त लेट नाइट तक बैठते हैं, बातें करते हैं। 12th के बाद अब कोई कहीं एडमिशन लेगा, कोई कहीं, तो हम सब सारे दोस्त बिछड़ जाएंगे। तो इसीलिए हम ज़्यादातर समय साथ बिताना चाहते हैं, ताकि ग्रेजुएशन के लिए पता नहीं किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा और हम सब लोग बिछड़ जाएंगे। बात भी सही थी। अमन हालांकि किसी गलत आदतों में भी नहीं था, इसलिए इस पर उसके परिवार ने कुछ नहीं कहा, मगर उसको हिदायत ज़रूर दी कि रात लगभग 12 बजे तक तो वापस आ ही जाया करे। अमन काफ़ी चंचल स्वभाव का था। घर वालों के काफ़ी समझाने के बाद भी वह रात लगभग 2-3 बजे तक ही वापस आता। 3-4 बजे तक घर आने के बाद अमन लगभग पूरा दिन ही सोता, शाम को उठता और फिर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता। मगर कुछ दिनों से अमन का नेचर काफ़ी बदला बदला नज़र आ रहा था। उसके परिवार ने भी ये चीज़ नोटिस की। वह काफ़ी घबराया हुआ रहता था, क्योंकि अब अमन देर रात आने के बावजूद भी रात में सोता नहीं था। वह दिन भर जागता रहता था और रातों को भी सोता नहीं था। यह बात घर वालों ने नोटिस की। उन्हें ये बदलाव सामान्य नहीं लगा। जब उन्होंने ये बात अमन से बात की तो अमन ने बताया कि मुझे रात को कोई सोने नहीं देता। रात भर मुझे कुछ ना कुछ घर में दिखाई देता है। वह अपने घर वालों को बताता है कि कोई हर समय उसको दिखाई देता रहता है, मगर अमन के घर वालों ने यह उसका वहम समझा और उसे कुछ डॉक्टर्स को दिखाया, मगर डॉक्टर्स को कोई बीमारी समझ नहीं आई। धीरे धीरे अमन की तबीयत अब काफ़ी खराब रहने लगी। कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी अमन की तबीयत में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले घर वालों को लगा कि यह किसी बात को लेकर डिप्रेशन में है, मगर डिप्रेशन का कारण और उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। किसी रिश्तेदार ने हिमांशु के परिवार को बताया कि शायद इस पर किसी ऊपरी साय का असर है, तो आप जाकर इसको किसी जानकार साधु या महात्मा को दिखाओ। अमन को रात रात भर परेशान देखकर घर वालों ने कई जानकार को दिखाया, मगर कोई असर या उपाय नहीं कर पाया। मगर उन्हीं जानकार में से किसी एक जानकार ने अमन के परिवार को बताया कि राजस्थान सीकर में एक अघोरी बाबा रहते हैं, आप अमन को वहां लेकर जाएं। जब अमन का परिवार अमन और हिमांशु को लेकर उस अघोरी के पास राजस्थान के सीकर पहुंचे, तब उस अघोरी ने उन्हें बताया कि इस बच्चे पर एक भयानक प्रेत है जो इसको दिखाई देता है और बहुत जल्द
वह इसे अपने साथ लेकर जाएगा, मतलब इसे मार देगा। यह सुनकर अमन के घर वालों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। किसी के भी साथ अगर उसके बच्चे के साथ इस तरह की घटना हो या कोई कहे कि वो मरने वाला है तो परिवार पर क्या बीतेगी, कोई भी असहज हो जाएगा। अघोरी ने बताया कि उस प्रेत को दूर करना बहुत मुश्किल है, मैं बस कोशिश कर सकता हूं। हिमांशु के परिवार ने रोते बिलखते बस यही कहा कि अघोरी जी, आप बस प्रयास कीजिए और किसी भी तरह हमारे बच्चे को बचा लीजिए। अघोरी ने अमन के परिवार को बताया कि इस प्रेत को काबू करने के लिए मैं एक और आत्मा को अमन के साथ भेजूंगा, मगर याद रहे कि 1 साल बाद आपको वापस आकर मुझसे मिलना होगा, ताकि मैं अमन के ऊपर भेजे गए उस प्रेत को उसके ऊपर से वापस उतार सकूं। अमन के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अपने बेटे के लिए वह इस बात को मान गए। उसे अघोरी ने एक आत्मा को अमन पर छोड़ा और एक कील हिमांशु के परिवार को दी। ये हिदायत दी कि इसे जाकर अपने घर के बीचों बीच आंगन में गाड़ देना। जैसा उस अघोरी ने कहा था, हिमांशु का परिवार वापस आकर अपने घर के बीचों बीच उस कील को गाड़ दी और उसके ऊपर वापस से टाइल्स की चुनाई कर दी। धीरे धीरे अमन को वो प्रेत दिखना बंद हो गया और अमन की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो गई। समय बीतता गया और 1 साल पूरा हो गया, मगर क्योंकि अब सबका अच्छा चल रहा था, हिमांशु के घर वाले अपनी व्यस्तता में ये सब भूल गए कि उस अघोरी ने उन्हें कहा था कि 1 साल बाद वापस जरूर आ जाना, ताकि मैं अमन के ऊपर भेजी गई उस आत्मा को वापस उतार सकूं। अब इस बात को लगभग 2 साल बीत गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अमन अपने घर से नर्मदा जी में नहाने का कहकर निकला, मगर अमन फिर कभी वापस नहीं आया। अमन ने नर्मदा में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। काफी ढूंढने पर भी अमन की लाश 4 दिन बाद मिली, जिसे मछलियों ने पूरी तरह खा लिया था। शरीर भी पूरी तरह से गल गया था। बहुत बुरी मौत हुई थी अमन की। घर वालों के लिए सदमा बहुत बड़ा था, मगर कुछ दिनों बाद सभी घर वालों को घर में किसी के होने का एहसास होने लगा। सभी को लगा कि यह अमन की आत्मा है जो उनसे मिलने आई है। मगर अब धीरे धीरे हालात खराब होने लगे। अब घर के हर सदस्य को यह एहसास होने लगा कि कोई हमेशा उनके आसपास रहता है। रात को सोते समय लोगों को अब बेचैनी रहने लगी। उन्हें ऐसा लगता कि कोई हर वक्त उन्हें घूरता रहता है। जो हालात कभी अमन के थे, वो अब हिमांशु के परिवार के रहने लगे। हिमांशु का परिवार भी अब डर के कारण रात भर सो नहीं पाता था। किसी के घर में घूमने की और घुर्राने की आवाज अब घर में सभी को रातों को सुनाई देने लगी। तब सबको लगने लगा कि यह उनका बेटा अमन नहीं हो सकता। यह हिमांशु को लगा कि उनका भाई अमन ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो अपने परिवार को इस तरह परेशान करे। अब हिमांशु के घर वालों को एहसास हो गया था कि यह उनके बेटे की आत्मा नहीं, बल्कि कोई और बुरी शक्ति है। क्योंकि एक रात जब हिमांशु के पिताजी छत पर टहल रहे थे, तो अचानक उन्हें एक काली आकृति ने धक्का देकर छत से नीचे गिरा दिया और उनके पिताजी को काफी चोटें आई, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल से घर आकर हिमांशु के पिताजी ने ये बात बताई तो सारा परिवार डर से सहम गया और अब उन्हें उस अघोरी की बात याद आई कि अघोरी ने उन्हें 1 साल बाद वापस आने को कहा था, ताकि वह उस आत्मा को
अमन के ऊपर से वापस उतार सके, मगर घर वालों ने अपनी व्यस्तता और भूल गए थे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। अब हिमांशु का सारा परिवार उस अघोरी को ढूंढता हुआ दोबारा राजस्थान के सीकर पहुंचा। तो अघोरी ने उन्हें बताया कि मैंने आपको चेतावनी दी थी कि 1 साल बाद आप वापस आना, ताकि मैं उस आत्मा को वापस उतार सकूं, जिसे मैंने अमन को ठीक करने भेजा था। धीरे धीरे उसने आपके बच्चे पर से उस प्रेत को तो दूर कर दिया, मगर समय पूरा होने के बाद भी जब उसका उतारा नहीं हुआ तो वह उसी घर में कैद होकर रह गई, जिससे वो आत्मा काफी क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उसने आपके बेटे की जान ले ली। आपके बेटे की भी आत्मा भी अतृप्त है, वो भी आपके घर में कई बार आपको दिखाई देती है, मगर आपके घर में जो सब परेशानियां हो रही है वह उस क्रोधित आत्मा के कारण है जो यह सब कर रही है। हिमांशु के घर वालों ने उसे हटाने के लिए कहा, मगर इन सब में लगभग 2.5 साल बीत चुके थे। उस अघोरी ने हिमांशु के परिवार को कहा कि अब उस आत्मा को वहां से हटाना नामुमकिन है। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हैं तो आपको उस घर को छोड़ना होगा, क्योंकि वह पहले ही आपके परिवार में एक स्थान ले चुकी है और गुस्से में वो क्रोधी आत्मा आपका भी अहित कर सकती है। दोस्तों, कई जगह दिखाने के बावजूद भी हिमांशु जी का परिवार काफ़ी दिन परेशान रहा। उन्हें कहीं से कोई उपाय या सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। काफ़ी समय परेशान रहने के बाद हिमांशु के पिताजी ने यह डिसाइड किया कि उन्हें अब वो घर छोड़ना होगा। उन्होंने उस घर को तो छोड़ दिया, मगर आज उनका पूरा परिवार एक किराए के मकान में रहता है। हिमांशु और उनके पिताजी माताजी को आज भी अपनी उस गलती का बहुत एहसास है, जिसके कारण उनके बेटे अमन की जान चली गई। पूरा परिवार आज भी इस बात को लेकर बहुत पछताता है। अघोरी ने बताया कि यह प्रेत अमन को किसी रात घर आते वक्त एक शमशान के सामने से लगा, क्योंकि अमन अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट तक घूमता रहता था, यहां वहां कहीं भी बैठ जाता था और गप्पे लड़ाने लगता था। तो एक रात अमन जब एक सुनसान शमशान के रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहा था, तब उस प्रेत ने अमन का पीछा कर पकड़ लिया और अमन के ऊपर हावी हो गया। इसीलिए धीरे धीरे अमन का बर्ताव भी बदलने लगा और जब वो उसे दिखाई देने लगा और परेशान करने लगा तो अमन की रातों की नींद उड़ गई। दोस्तों, ये घटना हिमांशु जी के परिवार के साथ घटी एक सच्ची घटना है। हमारी दूसरी घटना मध्य प्रदेश के ही सेमरी गांव की है। यह घटना 1990 में घटी थी। यह घटना हमें कपिल जी ने भेजी है, जो उन्हीं के साथ जब वह 7 साल के थे घटी थी। कपिल बताते हैं कि कपिल के परिवार में उनकी दादी, उनके पिताजी, माताजी और उनके 2 छोटे भाई थे। कपिल के दादाजी नहीं थे, मगर कपिल के पिताजी ने सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से अपने परिवार की संभाल रखी थी। कपिल का एक हंसता खेलता परिवार था। कपिल के पिताजी अब उस परिवार के मुखिया थे। कपिल बताते हैं कि उनके पिताजी उन्हें बर्दाश्त नहीं किया करते थे, मगर गांव में ही किसी ने जलन की वजह से कपिल के पिताजी पर कुछ काला जादू कर दिया, जिसके कारण कपिल के पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। काफी समय कपिल के पिताजी की तबीयत खराब रही। उन्हें खून की उल्टियां होती थी। कई बार उन्हें कुछ हरे रंग की उल्टियां भी होती थी। कपिल के पिताजी को कई वैद्य और डॉक्टर्स को दिखाया, मगर कोई दवा उनको नहीं असर करी।
थोड़े समय बाद कपिल के पिताजी की मृत्यु हो गई। ये घटना उस रात की है जिस दिन कपिल के पिताजी की मृत्यु हुई थी। हुआ ये कि कपिल के पिताजी के अंतिम संस्कार करके सारे रिश्तेदार शाम तक घर आ गए थे। सारा परिवार शोक में डूबा हुआ था। कपिल अपनी दादी, माताजी और अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ घर के ही आंगन में लेटा हुआ था। घर की सारी बड़ी बूढ़ी महिलाएं और कपिल की माताजी रो रहे थे क्योंकि कपिल के पिताजी की आज ही मृत्यु हुई थी। अचानक रात लगभग 2:30 बजे जब कपिल की माताजी अपने पति के वियोग में रो रही थी, अचानक कपिल के घर का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। गांव में इतनी रात को ऐसा कौन कर सकता है, यह सोचकर सभी घबरा गए। मगर कपिल की दादी ने सोचा कि कोई शायद उनके घर बैठने आया होगा और आने में लेट हो जाने के कारण वो इस समय पहुंचा होगा। कपिल की दादी और कपिल की माताजी ने आवाज लगाकर पूछा कि कौन है दरवाजे पर, मगर बाहर से कोई आवाज नहीं आई और ना ही दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कपिल का सारा परिवार दुख में तो था ही, मगर अब उनकी माताजी और दादी और कपिल को भी डर का एक एहसास होने लगा कि इतनी रात गए कौन हमारे दरवाजे पर आया है, और अगर आया था तो हमारी आवाज़ देने के बाद फिर उसने दोबारा आवाज़ क्यों नहीं दी, कौन होगा। यही सोचते सोचते अब रात के लगभग 2:15 बज चुके थे। तभी उनका दरवाज़ा दोबारा किसी ने खटखटाया। अब की बार यह दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर से खटखटाया गया था, जैसे कोई गुस्से में घर के बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा हो। अब डर के मारे कपिल की दादी और माताजी की हालत खराब हो गई थी, मगर कहीं से हिम्मत करके कपिल की माताजी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि कौन है। तो बाहर से एक जोर से आवाज आई जिसमें कपिल का नाम लेकर किसी ने आवाज लगाई कि कपिल, दरवाजा खोलो, मैं आया हूं। वह आवाज कपिल के पिताजी की थी। यह आवाज सुनकर कपिल के परिवार के होश उड़ गए। कपिल की माताजी को लगा जैसे उसके पति वापस आ गए हों। कपिल की माताजी और कपिल दरवाज़ा खोलने दरवाजे की ओर बढ़े, मगर घर की बुजुर्ग महिलाओं ने उन दोनों को पकड़ लिया और मुंह पर हाथ रखकर दोनों को खींचते हुए दरवाजे से दूर ले गई। जल्दी से उन महिलाओं ने कपिल के बाकी दोनों भाइयों को भी नींद से जगाया और आंगन से खींचकर अंदर वाले कमरे में ले गई। कपिल की दादी और बुजुर्ग महिलाओं ने सभी को इशारे से चुप रहने के लिए कहा। कपिल की दादी ने कपिल की माताजी को डांटा कि तुम पागल हो गई हो, इतनी रात को तुम दरवाजा खोलने क्यों जा रही थी। मगर कपिल की माताजी बोली कि मेरे पति वापस आ गए हैं। घर की बूढ़ी महिलाओं ने उसे कहा वह कैसे वापस आ सकता है, अब वह वापस नहीं आ सकता, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। बाहर जो है वो तुम्हारा पति नहीं हो सकता। तुम्हारे पति की आत्मा अब किसी मोह में वापस आई है। अगर तुम और कपिल दरवाज़ा खोल देते हो तो हो सकता है कि वह तुम लोगों को भी अपने साथ ले जाए। काफ़ी समझाने के बाद सारी रात कपिल की माताजी रोती रही और सब एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे। रात भर सब यही सोचते रहे कि वह वापस कैसे आ गया, कोई मरकर वापस कैसे आ सकता है। क्या वह रात भर वही दरवाजे के बाहर खड़ा होगा। यह सोचकर सारी रात डर से भयभीत सारे परिवार ने निकाली।
दोस्तों, यह थी हमारी दूसरी घटना जो कपिल जी ने हमारे साथ शेयर की थी। यह घटना कपिल जी की आप बीती है। वैसे पुराणों में भी कहा गया है कि 13 दिन तक आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही रहती है और उनसे संपर्क करने का कोशिश करती है, जो कि कपिल जी के साथ हुआ था। इसी तरह के और सच्ची डरावनी घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सच्ची डरावनी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।